नमस्कार दोस्तों। आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में किसी डिस्काउंट ब्रोकरेज से इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल ज़ीरोधा का कॉइन ऐप हो गया या फिर ग्रो ऐप हो गया या फिर कोई भी डिस्काउंट ब्रोकरेज ऐप हो गया, एंजल वन वगैरह, तो क्या फ्यूचर में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए भी ये जो प्लेटफॉर्म्स है ये आपसे चार्जेस लेंगे या फिर नहीं? ऐसा एक सवाल है जो मेरे दोस्त के जहन में आया और इसका रीजन है सेबी का क्रैकडाउन ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब आप कहोगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे क्रैकडाउन जो सेबी ने किया है उसके चलते म्यूचुअल फंड्स के प्लेटफॉर्म्स पे किस तरीके से असर आ सकता है, तो ये बेसिक आज का टॉपिक है और इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेबी का हर एक स्टेप किस तरीके से डिस्काउंट ब्रोकरेजेस है उनका जो बिजनेस मॉडल है उसे इम्पैक्ट कर सकता है, पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, दोनों चीजों में। और क्या उसका इम्पैक्ट हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पे आएगा या फिर नहीं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये जो डिस्काउंट ब्रोकरेजेस है, जैसे कि जीरोधा हो गया या फिर ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, अगर आप इनके प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। इसमें कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ग्रो ऐप से निवेश करता हूँ, जीरोधा का कॉइन ऐप है उसमें से भी निवेश करता हूँ। फिलहाल तो कोई चार्जेस इसके ऊपर नहीं लग रहे। ठीक है। फिर आपके जहन में और एक सवाल आता होगा कि अगर ये लोग हमसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे तो इनका बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे ये लोग पैसा कमा रहे हैं? देखिए, ये लोग दूसरे चीजों में पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जीरोधा का अकाउंट ओपन करोगे फर्स्ट टाइम तो वो आपसे कुछ चार्जेस ले लेगा। ठीक है, तो वहां से उनकी कमाई हो जाती है। दूसरी चीज, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो उसके ऊपर वो कुछ फ्लैट ब्रोकरेजेस लगाते हैं, वहां से उनकी कमाई होती है। और सबसे बड़ी जो कमाई है इन डिस्काउंट ब्रोकरेजेस की, वो होती है एफ एंड ओ में जो ट्रेड होता है, उसमें जो पोजीशंस होती है, ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वहां से ये लोग जो है वो बेसिकली काफी मोटा और तगड़ा पैसा कमाते हैं। और जब वो वहां से पैसा अच्छा खासा कमा लेते हैं तो ये जो फैसिलिटीज है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की, या फिर अगर आप कैश में डिलीवरी में भी स्टॉक खरीद रहे हो तो उसके ऊपर भी वो कोई ब्रोकरेजेस नहीं लगाते। तो एक जगह से वो मोटा पैसा कमा रहे हैं और थोड़ी सी कमाई वो लेट ऑफ कर रहे, जाने दे रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें कस्टमर्स भी चाहिए, राइट? आप जैसे मेरे जैसे कस्टमर्स भी उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आज कस्टमर्स म्यूचुअल फंड्स कर रहा है, स्टॉक मार्केट कर रहा है, उसमें उसका पैसा ज्यादा बन गया और उसे कहीं ऐसा लगा कि फ्यूचर ऑप्शंस में और स्कोप है तो वो ट्रांजिशन कर जाता है, फ्यूचर ऑप्शंस में आ जाता है। तो वो फ्यूचर में उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है। तो एक जगह से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, दूसरी जगह पे वो फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं और इसीलिए उनको कहा जाता है डिस्काउंट ब्रोकर्स। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं कि सेबी ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं, ऐसे क्या डिसीजंस लिए हैं जिनके चलते इनका जो बिजनेस मॉडल है ये हैम्पर हो रहा है। देखिए, सेबी ने रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है एक एनालिसिस किया और उसमें उन्हें ऐसा पता चला कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या फिर प्रोप्राइटरी डेस्क जो फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, उनका एक साल का जो लॉस है वो है 51,000 करोड़। आप इमेजिन कर सकते हो कि आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स कितना तगड़ा पैसा जो है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बर्बाद कर रहे हैं। और सेबी की जो चीफ है उनका कहना है कि ये लोगों का हार्ड अर्न मनी है, ये लोग बैंक से पैसा निकाल के एफ एंड ओ में ट्रेड कर रहे हैं और इसमें पैसा गवा रहे हैं। 51,000 करोड़ ये काफी बड़ी अमाउंट होती है। और इसके चलते सेबी की जो चेयरपर्सन है उन्होंने कहा कि अभी ये माइक्रो इशू नहीं रहा, ये मैक्रो इशू बन गया है। ये इतना बड़ा इशू बन गया है कि सेबी को सख्त से सख्त कड़क एकदम रूल्स लाने पड़ेंगे सो दैट फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है उसका वॉल्यूम कुछ हद तक कम हो सके। और इसी के लिए सेबी ने अभी 6 से 7 ऐसे नए रूल्स लाने की कोशिश की है। उसका अभी फिलहाल फ्रेमवर्क बन चुका है। अभी आगे कुछ महीनों में, 2 महीनों में या 5 महीनों में ये सारे जो रूल्स है वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट रूल्स क्या है? सबसे पहला जो रूल है, उन्होंने बजट में जो एसटीटी को बढ़ाया, सिक्योरिटीज एंड ट्रांजैक्शन टैक्स है उसे तकरीबन डबल कर दिया।
अब जब टैक्स डबल हो जाएगा तो रिटेल इन्वेस्टर्स को और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो हो सकता है कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स बैकआउट कर जाए, ट्रांजैक्शन कम करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन में, ऐसा एंटीसिपेट कर रही है सेबी। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला एसटीटी बढ़ाना। सेकेंड चीज वो क्या कर रहे हैं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो लॉट साइज होती है ना, वो लॉट साइज बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका क्या इंप्लीकेशन होगा? अब देखिए, इसकी टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर कोई फ्यूचर वाला आदमी एक लॉट खरीदता है तो मान लो कि उसको 6-7 लाख रुपए देने पड़ते हैं या फिर अपने अकाउंट में रखने पड़ते हैं। अगर ये लॉट साइज बढ़ा के 20 लाख 25 लाख कर दी तो क्या होगा? आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स जिनके पास 5 लाख 10 लाख है, वो जाके तो 20-25 लाख का लॉट नहीं खरीदेंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्यूचर्स ऑप्शंस के जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है, नंबर ऑफ ट्रेड्स है, वो कम हो जाएगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये क्या करने वाले हैं कि जो एक्सपायरीज होती है, पहले क्या होती थी, मंथली एक्सपायरीज होती थी, फिर वीकली एक्सपायरीज पे आ गए, और अभी फिलहाल टोटल एक मंथ में 18 एक्सपायरीज होती है। और जिस दिन एक्सपायरी होती है ना, उस दिन रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा कोशिश करता है ट्रेड करने की, इंट्राडे ट्रेड लेने की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एक्सपायरी डे पे मूवमेंट ज्यादा होती है मार्केट में और हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके वजह से भी क्या होता है, नंबर ऑफ जो ट्रेड्स है वो बढ़ जाते हैं। तो सेबी ने अभी ये प्रपोज किया है कि ये जो नंबर ऑफ एक्सपायरीज है 18 से 6 तक लाई जाए, यानी 12 एक्सपायरीज को ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक चीज है। और इसके बाद में क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए अमूमन तौर पे लीवरेज मिलता है। लीवरेज यानी क्या, सिंपल भाषा में बोलूं तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, फिर भी आप 7-8 लाख रुपए के ट्रेड ले सकते हो। यानी क्या कि आपको एक लीवरेज मिलता है, मोटा मोटी समझ लो कि लोन मिल जाता है। तो जितना ज्यादा लोन मिलेगा उतना रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा ट्रेड करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं, बड़ा ट्रेड लेना है तो लीवरेज वो ऑपरेट करता है। ठीक है, तो सेबी ने कहा है कि ये लीवरेज जो है आपको कम करना पड़ेगा। अगर लीवरेज कम हो जाता है, लॉट साइज बढ़ जाती है, एक्सपायरी डेज कम हो जाते हैं, एसटीटी बढ़ जाती है, तो इसका ओवरऑल इंपैक्ट सेबी क्या एंटीसिपेट कर रही है कि नंबर ऑफ जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड होंगे वो कम होगी। ठीक है, तो ये क्लियर कट फ्रेमवर्क है सेबी का, किसी भी तरह कुछ भी करके नंबर ऑफ ट्रेड्स को जो है, ट्रांजैक्शंस जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, उसे कम करना। अब इसका इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा? जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है उनके ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि उनका देखो मॉडल कैसा है, मान लो कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैंने लॉट खरीदा, एक ट्रेड किया, तो मुझे फ्लैट 20 रुपए का जो है वो ब्रोकरेज लगेगा। तो मैं साल में जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन करूंगा उतना ज्यादा मेरा ब्रोकरेज जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने साल में 500 ट्रेड ले लिए तो मेरा 10,000 रुपए का ब्रोकरेज जाएगा। ठीक है, तो वो 10,000 किसके पॉकेट में जाता है? सीधा जाता है ब्रोकर के पॉकेट में। उनकी जो वो क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। और आज की डेट में कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, काफी एक्टिवली ट्रेड करते हैं। राइट, ये बार बार सेबी ने एनालिसिस में बता के दिया है कि दिन ब दिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस की जो ट्रेड्स है वो बढ़ते जा रही है और रिटेल इन्वेस्टर को लॉसेस हो रहा है। लेकिन ये लॉसेस हो रहा है तो फायदा किसका हो रहा है? ब्रोकर्स का हो रहा है। जैसे कि ग्रो हो गया या फिर जीरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, जो भी डिस्काउंट ब्रोकर है उसका वो फायदा हो रहा है। लेकिन जब सेबी ये सारे फ्रेमवर्क लागू करेगी और मान लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेबीज एंटिसिपेशन नंबर ऑफ जो ट्रेड्स है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में वो कम हो जाते हैं, तो क्या होगा? पहले मैं 500 ट्रेड ले रहा था, लेकिन अभी क्या मैं 50 ट्रेड लूंगा या फिर 100 ट्रेड लूंगा, तो मेरा पहले ब्रोकरेज कितना जाता था? मेरा पहले ब्रोकरेज 10,000 जाता था, अभी शायद 1,000-2,000 जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ब्रोकरेज कम होने की वजह से डिस्काउंट ब्रोकर्स की जो इनकम है वो इंपैक्ट होगी, और जब उनकी इनकम इंपैक्ट होगी तो ऑब्वियस है उन्हें कई और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जहां से वो इनकम ले सके, क्योंकि उनका भी ऑफिस है, उनकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके एम्प्लॉयज है, उनका बिजनेस है। आखिर बिजनेस तो कोई लॉस के लिए तो खोलता नहीं है। राइट, तो उन्हें भी प्रॉफिट कमाना है, तो वो कहां से प्रॉफिट कमाएंगे? तो फिर वो अलग अलग जो एवेन्यूज है उसे टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वो क्या करेंगे, जो कैश में डिलीवरी में हम स्टॉक खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल आप रिलायंस का स्टॉक खरीद रहे हो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसके ऊपर अभी फिलहाल ये जो डिस्काउंट ब्रोकर्स है वो ब्रोकरेज नहीं लगाते। फिर स्लोली वो वहां पे ब्रोकरेज लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर हो सकता है, अभी ये क्लियर नहीं है, हो सकता है कि म्यूचुअल फंड में हम इन एप्स के जरिए ट्रांजैक्ट करते हैं, उसके ऊपर अभी कोई चार्जेस नहीं है।
हो सकता है कि अगर इनके बिजनेसेस लॉस मेकिंग हो रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे जो क्रैकडाउन है सेबी का, तो हो सकता है ये लोग हम म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं वहां से भी पैसा कमाने की कोशिश करें, क्योंकि उन्हें बिजनेस सस्टेनेबल बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, राइट। तो मुझे नहीं पता कि ये डिस्काउंट ब्रोकर्स एग्जैक्टली किस तरीके से वर्कआउट करेंगे अपनी प्रॉफिट, अपना कैश फ्लो, लेकिन बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। देखिए मार्केट है, काफी डायनामिक है, इसके कई सारे रिजल्ट्स जो है वो रेगुलेटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे कि सेबी। अगर सेबी दिन ब दिन कुछ अलग अलग डिसीजंस लेगी तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट एक्सचेंजेस पे होता है, स्टॉक ब्रोकर्स पे होता है, और उनको भी अपनी बिजनेस स्ट्रेटेजी है उसे चेंज करना पड़ सकता है। तो हम फॉर श्योर नहीं बोल सकते कि फ्यूचर में म्यूचुअल फंड्स में हम जो निवेश कर रहे हैं उसके ऊपर पैसा लगेगा, लेकिन हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये काफी ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मे बी चार्जेस लग सकते हैं, नहीं लग सकते, लेकिन आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, इसका इंपैक्ट ब्रोकर्स पे क्या होगा, और इंपैक्ट अगर ब्रोकर्स पे होगा तो अल्टीमेटली किसको पैसा देना पड़ेगा, आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को। क्योंकि ब्रोकर्स जो है वो चैरिटी खोल के तो नहीं बैठे कि भाई ले लो, डिस्काउंट में ले लो सब, हमारा प्रॉफिट हो या ना हो आप सब डिस्काउंट में लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर उनका लॉस हो रहा है तो दे विल मेकअप द लॉस। कहां से मेकअप करेंगे, कई और एवेन्यूज से पैसा कमाने की। अभी वो कौन से एवेन्यूज हो सकते हैं हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल ग्रो अभी अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्जेस नहीं लेता, एनुअल मेंटेनेंस के कोई चार्जेस नहीं लेता। हो सकता है कि फ्यूचर में वन टाइम अकाउंट ओपन करने के लिए वो चार्जेस ले, एनुअल मेंटेनेंस के लिए वो चार्जेस ले। जीरो द एनुअल मेंटेनेंस के लिए चार्जेस लेता है नहीं लेता है वो एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन अकाउंट ओपनिंग के जो है वो चार्जेस लेता है। एनुअल मेंटेनेंस के कितने लेता है वो देखना पड़ेगा। तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो और वो पैसा अल्टीमेटली आप और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के जेब से जाएगा। जो लोग शिद्दत से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक्स में, उनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है आप जैसे लोगों से कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, अपना पैसा बर्बाद बिल्कुल ना करें, सेबी को मजबूर ना करें कि वो कुछ सख्त कदम उठाए जिसका इम्पैक्ट ब्रोकर्स के इनकम पे हो, बीएससी के इनकम पे हो, और ओवरऑल जो इकोसिस्टम है ये जो स्टॉक ट्रेडिंग की, ये ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। ये आप और मेरी जिम्मेदारी है। हमें सोच समझ के ट्रेड लेना चाहिए, सोच समझ के इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। अल्टीमेटली हमारा हार्ड अर्न मनी है, ये ऐसा हवा में हमें बिल्कुल नहीं उड़ाना है, ठीक है। तो आई होप आज का ये जो डिस्कशन है आपको काफी क्लैरिटी से समझ में आया होगा। अगर आपकी राय क्या है ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।